चलिए देखो, ये पेपर है गणित का जो यहाँ दिख रहा है 2023 का है, और ये पेपर का जो कोड है 822 DX पेपर कोड है। पेपर कोड भी रहेगा 822 DX है पेपर कोड। कई प्रकार के, मान लीजिए कि 10वीं का जो एग्ज़ाम होगा आपका, तो पेपर जो आपको मिलेगा तो ये नहीं कि यही पेपर सबके पास आएगा। जितने ज़िले में एग्ज़ाम होंगे उत्तर प्रदेश के, सभी के पास यही पेपर नहीं रहेगा। ठीक है, पेपर तो होंगे, प्रश्न इधर उधर के आएगा। यही प्रश्न हो सकते हैं, जो प्रश्न इसमें पहले नंबर पर है दूसरे पेपर में दूसरे नंबर, 5वें नंबर, 10वें नंबर पर आ सकता है, या दूसरा भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, कैसे पता चलेगा? पेपर कोड से 822 DX है। किसी में 822 होगा, बट यहाँ पर AX हो सकता है, E हो सकता है, B हो सकता है। आप जब एग्जाम देंगे तो वहाँ पर पेपर कोड भी डाला जाता है। जब एग्जामिनर आपका कॉपी साइन करेगा तो देखेगा कि किस पेपर से इसका एग्जाम हुआ है, तो वही पेपर लेकर एग्जामिनर क्या करेगा? आपका कॉपी का जांच करेगा। क्योंकि अगर दूसरे पेपर से जांच कर देगा तो हो सकता है कि उसमें दूसरा प्रश्न है, उसके मुताबिक आपका कॉपी जांच करेगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप सबसे पहले ये देखेंगे कि पेपर कोड क्या है। तो इसमें पेपर कोड है आपका 822 DX। ये 2023 का पेपर है और एकदम फिक्स है कि 2024 में भी इसी के आधार पर, मतलब इसी तरह प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें भी दे रहा है कि 1 अंक के लिए 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। आपको OMR शीट दिया जाएगा और उसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर आपको गोला करना होगा। 4, मान लीजिए कि एक प्रश्न दिया, उसके 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से जो विकल्प सही रहेगा आप उस OMR शीट में क्या करेंगे? A B C D ऐसे करके रहेगा। तो जो विकल्प A या B C D जो भी सही है आप उस वाले सर्किल को गोला कर देंगे। ठीक है, तो हम अभी केवल पढ़ेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, इसमें देखा जाएगा कि कौन बहुविकल्पी प्रश्न यानी कौन कौन से हैं, किस प्रकार पूछा गया है। प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के लिए 1 नंबर आपको क्या रहेगा? निर्धारित रहेगा। एक आप विकल्प सही चूज करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। इस प्रकार 20 प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे तो 20 नंबर आपका बन जाएगा। और ये बहुत आसान है आपके लिए। ये फ्री का नंबर है 20 नंबर। इसमें बिना सॉल्व किए आपको केवल अपना दिमाग का प्रयोग करना है, बहुत कुछ नहीं है। जैसे कि देखो, पहला प्रश्न दे रहा है इसमें कि परमेय संख्या में दिया है, परमेय संख्या 17/2 के पावर 5 2 के पावर 2 गुणे 5 पहला प्रश्न है। तो परमेय संख्या 17/2 के पावर 2 गुणे 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा? किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा, ये पूछा है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर विकल्प दिया है आपका A B C और D करके। पहला दिया है 1, दूसरा दिया है 3, दूसरा है 2, 3 और 4। इसमें से कौन सही होगा? अगर प्रश्न ही पूछा होता कि यह जो दिया गया है ये शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है, यह परमेय संख्या शांत है कि अशांत है, तो यहाँ विकल्प दिए होते शांत है या अशांत है या अनावर्ती अशांत है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न दिया होता तो हम ये कहते कि ये शांत दशमलव है। क्योंकि अगर किसी परमेय संख्या के हर का गुणांक 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तो क्या करते हैं? कहते हैं कि ये शांत दशमलव है। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं पूछा है। यहाँ पर पूछा है कि जब हम इससे इसमें भाग देंगे तो कितने अंकों के बाद आपका पूर्ण रूप से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि देखो, यहाँ पर 17 और 2 के वर्ग कर रहा है ना,
तो 4 और 4 के गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी 17/20 और 20 से तुम इसमें भाग दे दो 17 में। ठीक है, तो देखो क्या मिल जा रहा है, तो 17 में 20 से भाग करना है, तो जैसे ही 20 से भाग दोगे तो भाग तो जा नहीं रहा है, तो 0 पॉइंट करेंगे तो ऐसे कुछ हो गया। और 20 का पहाड़ा आपको पढ़ना है कि 170 हो जाए, 20 का पहाड़ा पढ़ना है कि 170 हो जाए, तो कितने राउंड 8 राउंड, 8 राउंड, 8 दुआई 16 यानी 160 हो गया। तो कितना बचा, यहाँ पर बच गया आपका ये 10। अब पुनः अब दशमलव जब लगाइए लिए हो तो आप इसके बाद आवश्यकता अनुसार 0 नोट करते रहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ एक 0 ले लिए, तो 20 बच के 100। अब देखो दशमलव के 2 स्थान के बाद पूरा पूरा विभाज्य हो गया। हाँ, तो इसमें से विकल्प नंबर आपका क्या सही हो गया, बी। तो आपके OMR शीट जो मिलेगा तो उसमें पहला प्रश्न के लिए सर्किल बनाया रहेगा ऐसे, इसमें लिखा रहेगा A, B, C और D। तो आपने देखा कि विकल्प नंबर हमारा B सही है, तो आप प्रश्न नंबर 1 के सामने जाएंगे, B के पास अपने कलम से, काले कलम से पूरा पूरा क्या करेंगे, काला कर देंगे। ये आपका हो गया, 1 नंबर फिक्स हो गया। ठीक है, अगर इसमें से दूसरे को आप कर देते हैं तो 1 नंबर आपका कट गया। इस प्रकार आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न दे रहा है, दूसरा प्रश्न है बाबू, देखो दूसरे प्रश्न में दिया है बिंदु -3 और 5, -3 और 5 की y अक्ष से दूरी होगी। अब ये बिंदु दे दिया है और y अक्ष से दूरी बताओ, ये बिंदु y अक्ष से कितना दूर है। ठीक है, ये निर्देशांक ज्यामिति का आ गया। ठीक है, प्रश्न अब देखो, सबसे पहले तुम ऐसे कर लो, ऐसे कर लिए। अब देखो ये x अक्ष है, y अक्ष है, x डैश और y डैश, तो यहाँ से ओरिजिन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो इस पर धनात्मक, इस पर धनात्मक, और इस पर ऋणात्मक, और इस पर, तो आपको यहाँ पर दे रहा है कि -3 और +5, तो x अक्ष पर -3, 1 2 3 यहाँ ना होगा -3, और y अक्ष पर धनात्मक है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ है 5, तो इसको ऐसे करो और इसको ऐसे करो, तो यह दूरी -3 हो गया और इतना दूरी 5 हो गया। मतलब x अक्ष से 5 ऊंचाई न जा रहा है और y अक्ष से कितना दूरी पर है, -3 दूरी पर है। तो यहाँ का निर्देशांक हमें -3 और 5। अब तुम बताओ यह बिंदु जो है, मान लो इसका नाम अगर हम P दे देते हैं, तो y अक्ष से कितना दूरी पर है, जितना दूरी x अक्ष पर तुम काटे हो। ठीक है, कितना दूरी x अक्ष पर कटा हुआ है, तो y अक्ष, इस बिंदु से y अक्ष कितना दूरी पर है, -3 इकाई की दूरी पर है। तो आपका जो विकल्प होगा, मान लो विकल्प आपका है A B C D, इसमें दिया है A में -3, B पर है 2, C पर है 5 और D पर है नॉन, कोई नहीं। तो ये y अक्ष से कितना दूरी पर है बिंदु, -3, तो आपका विकल्प नंबर 1 ए क्या हो गया, सही है। आपका विकल्प नंबर ए सही है। तो इसलिए अब इसमें आ जाइए 2, OMR शीट में आपका मिल गया ऐसे करके ABCD करके। तो देखा कि हमारा दूसरा प्रश्न का ए सही है, तो आप क्या करेंगे, ए वाले को सर्किल कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब प्रश्न आता है 3, कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड
में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल कितना होगा? अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल कितना होगा? तो चलो 144 का हम गुणनखंड करते हैं और उसका अभाज्य गुणनखंड ढूंढेंगे और उसके घातों को हम जोड़ेंगे। तो देखो 144, प्रश्न नंबर आपका 3 यहाँ पर नोट करते हैं। 144 वैसे ये 12 का वर्ग होता है, ठीक है। तो जब इसको हम काटेंगे 2 से तो ये कितना हो गया बाबू? 7 और 2, पुनः 2 से कटेगा तो कितना हो गया? 3 और 6, पुनः 2 से कटेगा तो कितना हो गया? 18, पुनः 2 से कटेगा तो कितना हो गया? 9, और पुनः 3 से कटा तो 3 और यहाँ पर 3। अब देखो बाबू, अब कौ गो 2 है? 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 आ गुणे 3 के पावर 2, तो 2 और 3 दोनों अभाज्य है। दोनों संख्या कैसी संख्या है? अभाज्य। उसको अब दूसरा कोई काट नहीं सकता, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब इनके घातों को जोड़ो, दोनों के घातों को जोड़ो, कितना हो रहा है? 6। अब प्रश्न नंबर 3 में विकल्प दिए गए हैं। तीसरे का विकल्प है ए बी सी डी में पहला विकल्प दिया है 3, उसके बाद दे रहा है 4 5 और 6। तो अभी बताओ कौन सही है? विकल्प नंबर इसमें से कौन सही है? डी, विकल्प नंबर डी आपका सत्य हो गया। तो आप क्या करेंगे? ऐसे दिया रहेगा तो डी वाले को क्या कर देंगे? सर्किल कर देंगे, काला कर देंगे, 1 नंबर आपको। तो देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 और 5 आपके बोर्ड पर है। तो 4 में कह रहा है कि यदि लौसौ यानी 132 और 288 का लौसौ है 3168 यानी 3168, तो उसका मौसक कितना होगा? विकल्प ए बी सी डी में दिया है कि मौसक 188 होगा, 132 होगा, 48 होगा कि 12 होगा, ठीक है। तो ए कंडीशन हो गए। और प्रश्न नंबर 5 में हमने नोट कर दिया, 5 को भी नोट कर दिया कि 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल अगर बराबर है, क्या कर दिया? मूल बराबर है, तो यम जो यहाँ पर दे दिया है, जहाँ पर नंबर होना चाहिए था, तो इसके स्थान पर, यम के स्थान पर इनमें से कौन सी संख्या होनी चाहिए? 4 होना चाहिए कि 7 कि 9 कि 12? इसमें से कौन सी संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको यह मान ज्ञात करना है। तो यह आपको पता है कि तीसरे लेसन से है, ठीक है, और ये पहले लेसन से है, ठीक है। तो चलो हम इसको बताते हैं। अगर आपको लौसौ दोनों संख्या दी गई हो और लौसौ दिया हो और मौसौ पूछ ले मौसौ कितना होगा, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि px गुणे qx, मतलब दोनों संख्या का गुणनफल बट्टे, अगर मौसौ निकाल रहे हो तो नीचे लौसौ होगा, अगर यहाँ पर लौसौ निकालते हैं तो नीचे मौसौ होता, ठीक है। तो दोनों संख्या हमारी क्या है भाई? दिया है 13, मतलब 132 गुणे 288 बट्टे 3168, ठीक है। अब देखो इससे कटेगा, अगर या तो इन दोनों को हम गुणा कर लें, इससे भाग दें, या इससे हम इसमें भाग दे दें, काट दें। तो देखो अगर हम 3168 में ऊपर अगर कोई नंबर छोटा है तो उससे इसमें भाग दे दो, बहुत अच्छा होगा। तो देखो 132 से हम क्या करते हैं, इसको काट रहे हैं, तो 316 ना हो गया है, 3 अंक लेंगे तो कितने राउंड जाएगा बाबू? 2 राउंड, 2 राउंड दे दो भाग। तो 2 राउंड में 2 दूआई 4, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, तो घटाओगे तो 2 बच गया, और 11 में 6 घटाओगे तो 5, यानी ये कट गया, 52 बच गई ने, 8 उतार लो। अब कबर भाग जाइए तो 13 चौवे 4 बार, ठीक है। तो देखो 4 दूआई 8 और 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4 और 1 5, कट गया ना, यानी इससे यह 24 बार में कट गया,
ठीक है। अब क्या बच गया ऊपर बाबू, 288/24। क्या बच गया, 288 तो आप 288 में अब 24 से भाग दे दो, ठीक है। तो 24 से कम 24, 4 बच गई ने, कट गई ने, 8 उतार लो, 24 दूआ 48, कट गया ना। हमारा क्या मिल गया सोल्यूशन, 12, यानी मौसम के मान मिल गई ने 12, यानी विकल्प नंबर आपका डी सही हो गया। तो आप अपने सर्किल जो बनाएंगे काला करने वाले हैं, विकल्प नंबर डी को आप क्या कर देंगे, m बराबर 0 के मूल बराबर हैं। अब आपको भी उत्तर बताया गया था कि जब मूल की बात होती है तो अगर d = 0 हो तो मूल बराबर होते हैं, अगर 0 आ जाए तो मूल बराबर होते हैं। मतलब d होता है b² - 4ac बराबर 0। तो यहां से देखो तो इसमें से a के मान क्या है 3, b के मान माइनस और c के मान m। a b c के मान नोट कर लेंगे। यहाँ पर m का मान पूछा है, k भी आ सकता है। यहाँ अगर नंबर दे दिया होता तो e से x की जगह पर कोई कुछ रख दिया होता, सॉरी ए नंबर, तो पांचवा ऐसे हो गया। मतलब b² - 4ac जब कहेगा कि मूल बराबर है तो आप तुरंत इसका यूज करेंगे, विविक्तर का यूज करेंगे, d = 0, d की वैल्यू b² - 4ac बराबर, और यहाँ से a b c के मान नोट करके यहाँ पर उतार लेना है। उसके बाद b के स्थान पर -12, 4 गुणे a का मान 3 और c का मान m, इनका वर्ग 144 -12 m, 4 3 12 m बराबर 0। माइनस होने के नाते इसको इधर ट्रांसफर कर दिया गया और तब पुनः 12 आकर 144 में भाग दिया तो 12 से 144 12 राउंड में कट गया, तो m के मान आपको क्या मिल गया, यानी विकल्प नंबर आपका डी सही हो गया। ठीक है, डी पर लिखा है ना 12। इसी प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 दे रहा है। छठवें प्रश्न में देखिए, नंबर 6 इधर से नोट करते हैं 6। तो कह रहा है कि समीकरण एक दिया है 5x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूल का योग, मूलों का योग पूछ रहा है। भाई मूलों का योग कितना है, a के मान दिया है 3/5, b का मान दिया है -3/5, c का मान दिया है 2/5 और d का मान दिया है -2/5। हम आशा करते हैं कि ये आप लोग बता देंगे। बताइए कौन सा सही है विकल्प। मूलों का योग, मूलों का योग आपको पता होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा के मान, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, होता है -b/a। तो देखो इसमें से b का मान क्या है -3, माइनस पहले से है और -3 और a का मान 5। अब ब्रैकेट टूटेगा तो कितना हो गया +3 बट्टे, इसमें से कौन सा विकल्प सही दिख रहा है आपका, ए, आपका ए सही है। ठीक है, इस प्रकार आप इनके सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपका 1 नंबर और मिल गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 7 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलेंगे इस प्रकार, सब पर 1-1 नंबर फिक्स है। कह रहा है युगपत समीकरण, यानी 2 गो समीकरण दे रहा है 2x + 2y = 70 और दूसरा है 2x + λy बराबर 35। 2 समीकरण दिए गए हैं और इनका कहना है कि दोनों समीकरण का कोई हल नहीं है। 2 समीकरण का कोई हल नहीं है तो लैम्डा का मान बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि जब किसी समीकरण का कोई हल ना हो, इनका कोई हल नहीं है, मतलब क्या है, जैसे कि रेल की पटरियां होती है वो एक दूसरे के पैरेलल आगे की तरफ बढ़ती चली जाती हैं और एक दूसरे को कहीं ना कहीं कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं।
तो उसका कोई हल नहीं होता है। तो उस कंडीशन में आप जानते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। ठीक है, तो इनको हटा दीजिए, इतना का यूज कर लीजिए। ठीक है, तो इनका जब हम यूज यहाँ पर लेमडा का मान कितना हो जा रहे हैं, मानो इनको जब हम हटा देंगे, इनको हटा दिया जाए तो 1 A1 की जगह पर 1 और A2 की जगह पर 2, B1 की जगह पर 2 और B2 की जगह पर लेमडा। तो ये गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, लेमडा 1 जा लेमडा और 2 2 जा 4। ठीक है, विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा। अब चलो फिर से जांच करते हैं, अगर यह 4 इसमें रख दें तो क्या इसको संतुष्ट करेगा, आपको शक है तो। अगर हम यहाँ 4 रख दें तो देखो ऊपर है 1x + 2y बराबर 70, नीचे 2x प्लस अब यहाँ रख देंगे तो 4y बराबर 35। अब देखो 1 का 2 गुना है ना, 2 का 2 गुना है ना, तो 70 का 2 गुना होना चाहिए ना 140, लेकिन नहीं है। तो है इतना अपन इतना बराबर है, लेकिन यह इसके बराबर नहीं है। मिल रहा है ना, क्या मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है। ठीक है, अगर ये भी बराबर हो जाता तो अनेक हल हो जाता, संपाती हो जाते। ठीक है, तो इस कंडीशन में यानी लेमडा का मान हमको क्या मिल गया, 4 मिल गया। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कि बिंदु ए में दिया है -4 2 तथा बी का बिंदु दिया है 5 6 से जाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, जाने वाली रेखा के मध्य में दिया है P, एक बिंदु दिया है A/8 और 4। तो कह रहा है कि A का मान बताओ। इनसे होकर जाने वाली रेखा के बीचों बीच में क्या है, यह बिंदु है। मतलब यहाँ देखो ऐसे एक लाइन है A और B, तो इनका निर्देशांक यह है और इनका निर्देशांक यह है, एकदम बीचों बीचों में एक बिंदु P है। ठीक है, तो P की जगह पर दिया है A/8 और 4। तो कह रहा है कि जहाँ A लिखे हैं उसके जगह पर क्या होना चाहिए, A का मान बताइए। जिसमें विकल्प दिया है, विकल्प है आपका -8, B का मान दिया है -4, C तीसरा विकल्प 2 और चौथा विकल्प 4 प्लस में 4। तो अब देखो नाम कितना सुंदर दिया है कि कह रहा है कि बीचों बीच में मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के लिए मध्य बिंदु परमेयिका क्या होता है, मध्य बिंदु का सूत्र होता है, जब मध्य का निर्देशांक आपको ज्ञात करना हो तो सूत्र लिखते हैं x1 + x2/2। x बराबर x1 + x2/2। y का मान, मानो बीचों बीच में y का अगर मान निकालना हो तो y1 + y2/2, लेकिन हमको y से नहीं मतलब है, y का परफेक्ट नंबर दिया है जहाँ पर a का मान निकालना है वहाँ का बात करेंगे। यह x है, तो x बराबर x1 + x2/2। तो देखो x की जगह पर हम लिखेंगे A/8 दिया है ना, x1। तो देखो x1 के मान -4 प्लस x2 के मान और बट्टे में 2। अब देखो A/8 बराबर है, हमें घटा दो 1/2। इसको यहाँ भेजो, A बराबर 8 कट के A का मान क्या मिल गया, विकल्प नंबर कौन है, विकल्प नंबर कौन सही है, D सही है। ठीक है, विकल्प नंबर आपका D। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में
इम्पॉर्टेंट रूप में आपको ऐसे प्रश्न को आप किताब से या अदरवाइज कहीं से भी आप रट लेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे। 9वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दिए गए चित्र ABC के, अब देखो यहाँ चित्र दिया है तो पहले हम एक चित्र बना दे रहे हैं बाबू। ABC एक चित्र दिया है, ABC कह रहा दिए गए चित्र ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा। तो इसके समांतर एक रेखा हमने PQ खींचा, PQ, ठीक है। ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो कह रहा है कि PQ, देखो PQ दिया है प्रश्न में, PQ संबंध है BC, PQ का अनुपात BC से 1:3 है, ठीक है। तो कह रहा है AP संबंध है PB का मान कितना होगा, AP संबंध है PB का मान कितना होगा। विकल्प देखिए बाबू, 1:4, B में दिया है 1:3, C में दिया है 1:2 और D में दिया है 2:3। इसमें से कौन सा विकल्प सही है ये हमको चूज करना है। तो बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन आसान ही मान कर चलो। लेकिन मतलब आपको रूल याद रहेगा तो आसान है, रूल नहीं याद है तो आसान नहीं है। तो आपको जानते हैं ये प्रमेय है, जो प्रमेय प्रश्न में लिखा है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज को 2 बराबर अनुपात में विभाजित करती है या अन्य 2 भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है, ऐसे होता है ना। तो यह इसके अनुपात के बराबर है। तो देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर दिया है PQ पैरेलल, या सॉरी पैरेलल छोड़ दो, पैरेलल नहीं लेंगे, PQ बट्टे BC बराबर है AP बट्टे, सॉरी AP नहीं, हम अच्छा हाँ आधा लेंगे ना, AP बट्टे, देखो यह आधा है तो ये पूरा भुजा है ना, तो जब हम यह आधा लिए तो ये भी तो हम पूरा भुजा लेंगे, AB लेंगे, ठीक है। अब तुम सोचो यहाँ पर, या इसको बाद में लिखते हैं, इसको पहले लिखते हैं। AP बट्टे AB बराबर PQ बट्टे BC। तो AP बट्टे B बराबर, इसका तो मान दिया हुआ है 1:3 या 1/3, x है तो 3x होगा, मतलब इतना दूरी एगो x है तो यह पूरा दूरी 3x होगा। लेकिन हमको किसका मान बताना है भाई, हमको मान चाहिए AP बट्टे PB का, ठीक है, PB करना चाहिए। तो तुम सोचो अगर पूरी लंबाई 3x है तो इसमें से इतना एगो x है, तो इसमें से एगो x इतना कम कर दोगे तो इतना क्या बचेगा जी, 2x ना। तो ये बताओ AP की लंबाई x है और PB की लंबाई 2x है, तो x हटा दो तो क्या बच गया, तो क्या लिख सकते हो, इनमें से कौन सा विकल्प सही है। आपका विकल्प नंबर C सही हो जाएगा। इस प्रकार थोड़ा सा अपने दिमाग का दही कर दोगे तो माठा निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 नहीं तो बस 10 ही होगा बस, ठीक है। 10 ही प्रश्न इसमें हम लोग देखेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे, अगले एपिसोड में देखेंगे, ठीक है। कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC जिसकी भुजा, देखो हम त्रिभुज बनाते हैं ABC, लेकिन एक भुजा दिया है, पहले हम AB लिए, AB जिनकी भुजा 6 कड़ी में 3 है। उसके बाद कह रहा है AC, हम AC लेंगे जिसकी लंबाई 12 cm, और उसके बाद AC, चलो AC की लंबाई 12 cm, कुछ ऐसे होना चाहिए 12 cm, और जब हम इसको मिलाएंगे इनसे
ऐसे मिलाएंगे तो इसकी लंबाई 6 है। ठीक है, अब देखो कुछ इस प्रकार बन रहा है, तो ए बी यहाँ पर न है और सी यहाँ पर कह रहा है कि बी का मान बताओ, कोण बी का मान बताओ। कोण बी कितने डिग्री का कोण है, 120 है कि 90 है कि 60 है कि 45 है। अब देखो बाबू ये तो फिक्स है 90 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो आपको पता है कि जब हम छोटे छोटे भुजाओं के वर्ग करके जोड़ते हैं तो बड़े के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो तनी इनका वर्ग करके जोड़ लो, तो इनका वर्ग करेंगे तो 36 गुणे 3 प्लस 36, इनका वर्ग किए तो 36, तो 3 छक्के 18, 3 3 के 9, 1 10। ठीक है, कितना हो गया 10 प्लस 36, और एक को जोड़ो बाबू 8 और 6 14 को 4, 1 और 3 4, अरे तो जुट गया, अरे 144 हो गया। हाँ, तो इनका वर्ग करोगे तो कितना होगा 144। एक मतलब इनका वर्ग, इन दोनों छोटे भुजा का वर्ग कर रहे हैं और जुड़ रहे हैं तो बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो गया। हाँ, तो इसका ये मतलब है कि इसके सामने का एक कितना अंश का कोण बनेगा, यानी पाइथागोरस ट्रिक को ये फॉलो कर रहा है, यानी समकोण त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में गुण 90 होना चाहिए ना, तो सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसके सामने का कोण 90 होता है समकोण त्रिभुज में। हमने देखा कि इनका वर्ग किए तो इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर है, तो इसलिए विकल्प नंबर आपका क्या सही हो गया, भी सही हो गया। लेकिन दिखने में तो नहीं लग रहा था कि ये होगा, लेकिन जब हमने इन दोनों के वर्गों का योग किए तो 144 मिल गया, जो बड़े भुजा के वर्ग के बराबर है। तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हुए हमने कह दिया कि यह 90 अंश का होगा। इस प्रकार आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे, इसके आगे का प्रश्न हम आगे देखेंगे।